भाई, उधर देखो उधर। जब सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगर नेहरू चाहते तो पुनरुद्धार नहीं होता। यह आरोप लगाना गलत है कि नेहरू सोमनाथ के विरोध में थे। सुधांशु जी ने कहा कि हम देश को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं। विकास के पथ के जो निश्चित पैटर्न है, अगर उस पैटर्न से आप उतरेंगे तो आप विकास के पथ पर नहीं जा सकते। दुनिया का इतिहास गवाह है, दुनिया का अध्ययन कीजिए। जो देश पंथ निरपेक्षता के रास्ते पे, लोकतंत्र के रास्ते पे, संविधान के रास्ते पे चले, उन्हीं का विकास हुआ है। जो देश धार्मिक कट्टरता के रास्ते पे चले वो आज बर्बाद हैं। सही बात। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो। हमारे पड़ोस में नेपाल हिंदू राष्ट्र था, उसे वापस संविधान के रास्ते पर आना पड़ा क्योंकि वो समझ गए कि हम हिंदू राष्ट्र के या धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर चलकर विकास नहीं कर सकते। दो बात। तीसरी बात, जब नेहरू देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की जेल में पड़े थे तब इनके वो थे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो मुस्लिम लीग के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार चला रहे थे। क्या बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री नहीं? फजलुल हक की प्रजाकर्षक पार्टी, फजलुल हक ने 1946 में ज्वाइन किया मुस्लिम लीग। सर मुझे बोलना है, प्लीज मुझे बोलना। बोलिए। इसलिए क्योंकि उस समय आरएसएस, उस समय हिंदू महासभा, जनसंघ तो बाद में बना देश की आजादी के बाद, ये अंग्रेजों के साथ थे, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे। तो इन्हें कोई हक ही नहीं था देश की नीतियां तय करने का। जिन लोगों ने देश की लड़ाई लड़ी आजादी की, जिन्होंने जेलें काटी, कुर्बानियां दी, उन्होंने ये नीति तय की, उन्होंने संविधान तय किया कि भारत पंथ निरपेक्षता के रास्ते पर चलेगा। यहां जाति धर्म के नाम पर कोई भेद नहीं होगा, यहां कानून सबसे ऊपर होगा, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा। ये नीतियां उन्होंने तय की। आज नेहरू जी की मौत के 62 साल बाद हम नेहरू पर आरोप लगाने लगे और ये इतिहास से ऐसी ऐसी चीजें उखाड़ के लाने लगे जिनसे वैमनस्य बढ़ता हो, जिनसे सांप्रदायिकता बढ़ती हो, तो ये कोई समझदारी का काम नहीं है। अगर हम आज नेहरू से पूछ रहे हैं कि सोमनाथ में क्यों नहीं सरकारी धन खर्च किया, तो क्या आज के 50 साल बाद हम मोदी से पूछ पाएंगे कि राम मंदिर में सरकारी पैसा क्यों नहीं लगाया? तो लेने के देने पड़ गए। एक भी रुपया क्यों नहीं लगाया? एक पक्ष। दूसरा पक्ष में और कहना चाहता हूं 2 मिनट में। जिस समय सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी, अभी आप सर ने बताया, उन्होंने, सुधांशु जी ने कहा ये इन आतताइयों का विरोध नहीं करते। हम ये महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग और वो चंगेज खां, ये महान आतताई थे, लुटेरे थे, मानव विरोधी थे, हत्यारे थे। इनकी हम घोर निंदा करते हैं। इनका समर्थन कौन करेगा? लेकिन ये चंगेज खां और उसका नाम लेके आज के पहलू खान, और उसको नहीं हम मार सकते सड़क पे। पहलू खान की और अखलाक की क्या गलती थी? क्या चंगेज खान के साथ आए थे लूट करने? वो जिस समय महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी 17 बार लूट के ले जा रहे थे सोमनाथ मंदिर और दूसरे मंदिरों को, उस समय भारत की आबादी 10 करोड़ थी और इनके साथ कुछ हजार वो आते थे लुटेरे केवल। वो 1500 आदमी कैसे 10 करोड़ लोगों को लूट के ले जाते थे? क्योंकि इन लोगों ने देश के नागरिकों को एक होने ही नहीं दिया। महमूद गजनवी ऊंट और खच्चरों पे सोना लाद के ले जा रहे थे हमारे मंदिर का, और किसान खेत में हल चला रहा था। हमें क्या मतलब है? क्योंकि इन्होंने उस मंदिर में उन्हें घुसने ही नहीं दिया कभी। उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि मंदिर हमारा है। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता थी। ये आज भी देश को वहीं ले जाना चाहते हैं। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को बाहर करके केवल सामंतवादी 5% लोगों की सत्ता कायम करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। जो देश चलता है धर्मनिरपेक्ष रास्ते के ऊपर, वो बड़ा डेवलप करता है। जब तक हम सेकुलर थे हमारी ग्रोथ रेट क्या थी? 1.5%, 2%, 2.5%। मगर उस ग्रोथ रेट का मजाक उड़ाया जाता था 70-80 के दशक में। ये हिंदू ग्रोथ रेट है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। जब वहां पर विवादित ढांचा खड़ा था, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या था? $1 बिलियन के नीचे। जब जहां से हिंदुत्व का राइज शुरू हुआ और वो $1 बिलियन 1991 रुपए का 2 बार डिवैल्यूएशन, अर्थव्यवस्था ध्वस्त, सोना गिरवी रखा गया। उस समय लोग कह रहे थे मस्जिद बनवाएंगे। अब आइए 100 बिलियन कब पहुंचा? एक सेकंड। अटल जी के समय में 2004, दोनों के बराबर का समय दीजिएगा। 500 बिलियन कब पहुंचा? मोदी जी के समय में। 600 बिलियन जब राम मंदिर बना तब पहुंचा। आज जब राम मंदिर बना है तो अकेले राम मंदिर नहीं बना है, वो 4 करोड़ गरीबों को आवास दे के आया है, 16 करोड़ घरों में जल दे के आया है, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना दे के आया है, 56 करोड़ लोगों को अकाउंट्स दे के आया है।
और भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना के आया है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना के आया है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बना के आया है, और दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बना के आया है, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 का देश बना के आया है, चांद के छूते कोने को छू कर आया है, और पिछले 2 साल से वर्ल्ड की ऑल फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, सुनिए सर, सुनिए पूरी बात होने सर हो गई, अभी फिर आता हूं दोबारा, 8% की ग्रोथ रेट के साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये क्यों हो रहा है, एक लाइन में कहूंगा, आपने कहा जेन जी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है। जब ये देश सेकुलर था तो ग्रोथ रेट कितनी थी, क्या अभी नहीं है सेकुलर? फिर आप सूडो सेकुलर था, अब ये देश रियल सेकुलर है। बेवड़ा कहीं का। अगर नेहरू जी का ये भाव सही था, ठीक है, तो फिर ये देश धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए था। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों आ गया भाई, फिर वक्फ बोर्ड क्यों आ गया, फिर ये ट्रिपल तलाक क्यों आ गया, मेहरम क्यों आ गया, हलाला क्यों आ गया, हज सब्सिडी क्यों आ गया, इसका क्या मतलब? और दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया हो, चैलेंज करके पूछता हूं। और अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो जाए, 1985 शाबानो केस, तो देश की संसद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे, एक सेकुलर देश बताइए, तो मैं अपनी बात विड्रॉ करने को तैयार हूं। आज हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आंशिक संवैधानिक मुस्लिम राष्ट्र को ट्रिपल तलाक हटाया है, मेहरम हटाया है, हज सब्सिडी हटाई है, और वक्फ बोर्ड को नॉर्मलाइज किया है। हम वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बनाने की तरफ प्रयत्नशील हैं, उस कारण समस्या। दूसरी बात, चलिए मान लिया मंदिर की बात थी, तो बाबर की कब्र पे क्यों गए जवाहरलाल नेहरू? किसी ने बुलवा तो नहीं दिया था 59 में? फिर उसके बाद चलिए, फिर इंदिरा गांधी जी 1968 में गई, और फिर उनके कुल गौरव राहुल गांधी जी 2005 में गए उनके साथ, और उन्होंने नटवर सिंह जी ने, जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा कि 1968 में जब इंदिरा जी गई तो मैं उनसे चंद फीट की दूरी पे खड़ा था, और इंदिरा जी ने कहा कि आज तो ऐसा लम्हा है जिसमें लगता है कि सदियां सिमट कर लम्हों में आ गई हैं। ये बड़ा ग्रेट इवेंट है। मैं पूछना चाहता हूं, जो राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाने पे नहीं गए, किसके बुलाने पे? बाबर की कब्र पे गए। सर सैयद अहमद खान है, दिसंबर 1887 और मार्च 1888 में लखनऊ और मेरठ में 2 स्पीचेस दी। उन्होंने कहा हिंदू, तब सावरकर जी 3-4 साल के थे, और उन्होंने ये कहा कि हिंदू और मुस्लिम 2 कौमें हैं, जिस दिन अंग्रेज यहां से छोड़ के जाएंगे, हम हिंदुओं की रियाया यानी प्रजा बनकर नहीं रह सकते, और हमें अपनी कलम यानी तलवार का प्रयोग करने की इजाजत होनी चाहिए। हमने हुकूमत की है इस मुल्क के ऊपर। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो अफगानिस्तान की सरहदों से मुसलमान आएंगे और बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। पाकिस्तान अपनी ऑफिशियल हिस्ट्री में लिखता है कि 2 नेशन थ्योरी का फाउंडेशन सर सैयद अहमद ने किया और जिन्ना ने उस पर इमारत बनाई। भाई साहब, जो पाकिस्तान बोल रहा है खुद, और उसका जो आर्मी चीफ बोल रहा है, यानी मुल्जिम ने इकबालिया बयान कर लिया, फिर भी किस शिद्दत से मुल्जिम को बचाने में और दूसरे को मुल्जिम साबित करने में लगे हैं, वो अगर सीखना हो तो इन लोगों से सीखना चाहिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। नेहरू बहुत महान व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, प्रगतिशील विचारों के थे, और देश को बहुत सही रास्ते पर लेके गए। मोदी जी को समझने के लिए मोदी जी की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कोई बता पाएगा? नेहरू जी की लिखी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ के हम नेहरू को समझ सकते हैं। वो ऐसे ही लोग बनते हैं। मोदी जी की लिखी किताब कौन सी पढ़े हम? मगरमच्छ वाली? चलो छोड़ो, चलिए उसका भी जवाब दूंगा। अभी जो सुधांशु जी ने जो मेरी बातों के जवाब दिए, जो बातें मैंने कही नहीं थी उनके जवाब देते रहे ऊपर ऊपर। मैंने कब कहा था? 5000 साल का मैंने कोई जिक्र किया था अपने वक्तव्य में, लेकिन आप एक जिक्र ले आए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। हाँ, आपने कहा था। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये लिखा है, उसका लब्बो लुआब ये है कि भारत की जो जाति व्यवस्था है, इसे भारत के हिंदू धर्म ग्रंथ सपोर्ट करते हैं। अगर हमें जाति व्यवस्था खत्म करनी है तो धर्म ग्रंथों का बहिष्कार करना होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैंने जो बोला कोई बात गलत बोली, जिक्र किया। बाबा साहब ने अनटचेबिलिटी कब से लिखी है, किस किताब में? पहले एक बात का जवाब हो जाए। मैंने एनिहिलेशन कास्ट में जो बोला गलत बोला क्या? जिक्र किया नहीं मैंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में गलत बोला क्या? दूसरी बात, मैंने एक बात कही, आज के एससी का वैदिक काल के शूद्रों से कोई मतलब नहीं है, गलत बोला क्या? चैलेंज करके पूछता हूं। नहीं, पेज नंबर उसके साथ कोट किया है। ये मनगढ़ंत अपने मन से बना लेते हैं। और सुनिए, और भैया और कान खोल के सुन लीजिए अपने मन से, और सुनिए। लेकिन आज इस तरह बहस हो नहीं रही नहीं बीच में बोलने की, तो आप बीच में तो सर आप लोग इतना वाहियात बोल रहे हैं, क्या बताया जाए? चलो बोलो। वैदिक काल में ये व्यवस्था थी नहीं जो आज व्यवस्था है, वैदिक काल में ये व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि झूठी बातें रख के, जैसे अभी गौतम जी कह रहे हैं नेहरू जी सोमनाथ के समर्थन में नहीं थे निर्माण के में,
तो 17 नेहरू जी चिट्ठियां सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के खिलाफ नहीं थे, सरकारी धन लिखा के है भाई। उपयोग के खिलाफ थे। पूरे देश की पॉलिसी थी, किसी एक आदमी की पॉलिसी नहीं थी। ये सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाया? सरदार पटेल ने अपने पत्र में साफ साफ लिखा है, ये लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। सरदार पटेल ने तो ये भी लिखा, अगर आरएसएस के लोग ये कहें कि हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो इन्हें पूर्व के अलावा बाकी तीनों दिशा में तलाश करना चाहिए। ये कभी लिखा है? बोलते ही नहीं। सोर्स सरदार पटेल ने ये भी लिखा। सोर्स हाँ, सरदार पटेल ने अपने पत्रों में लिखा, जो पत्र का बताइए, किस रेफरेंस में पत्र? सरदार पटेल ने ये भी लिखा। कहाँ लिखा है? मैं जेब में रख के नहीं लाया, दे दूंगा। इसीलिए दिमाग में रख के लाया। सोर्स में जेब में रख के नहीं, हवा में नहीं, हवा में। सरदार पटेल ने ये भी लिखा, झूठ नहीं सर, कि जब गांधी जी की हत्या की गोडसे ने, तो आरएसएस के मुख्यालय पर मिठाई बांटी गई। आरएसएस के लोगों ने खुशियां मनाई। कहाँ लिखा है? अपने पत्र में लिखा। नहीं लिखा है। अरे लिखा है, बताओ कितने की शर्त हो गई? बताइए, लगी जाए। मैं बताता हूँ कहाँ लिखा है। शर्त नहीं, अब मैं कोट कर दूं। अभी गूगल पे सर्च कर लो। अरे भाई, मैं अरे गूगल पे तो सोर्स नहीं लिखा होगा, वो तो आप बोलेंगे, वो भी गूगल पे आ जाएगा। लेकिन मैं 4 पंक्तियों में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी से, कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए इस जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। ये अब 1 मिनट, एक ही आखिरी लाइन है भाई साहब। गलती बाबर की थी, जुम्मन का घर क्यों जला? बोलो। बाबरी मस्जिद के पक्ष में हो, मुर्शिदाबाद में, क्या अगेंस्ट में हो? बोलो। जुम्मन आया था? नहीं बताइए, जो जुम्मन लोग बना रहे हैं, बोलिए अगेंस्ट में है कि नहीं? नहीं बोल पाएंगे अगेंस्ट में। गया था, नहीं बोल पाएंगे अगेंस्ट में। ये गया था आजाद हिंदुस्तान में मुर्शिदाबाद में बन रही है बाबरी मस्जिद, क्यों नहीं बोल पाएंगे? हम उसके विरोध में क्यों नहीं बोल पाएंगे? हम विरोध में, तो ममता बनर्जी का विरोध करिए, से निकाल दिया आप। अरे विरोध में है उसके। अच्छा। वो बीजेपी का आदमी है। बीजेपी मस्जिद का मुद्दा गर्म रखना चाहती है, इसलिए उस समय मस्जिद बनवा रही है। एक मिनट, अभी उसका बीजेपी का आदमी बीजेपी में रहा है। सर बीच में मत बोलिए। बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ा नहीं लड़ा? नहीं, बीजेपी से लोकसभा होने दीजिए भाई, अभी आपको समझ में आएगा। बताओ तो सही। आप सुनिए, 1 मिनट। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील कौन था? कपिल सिब्बल। किस पार्टी का सांसद है? सपा से राज्यसभा में है कि नहीं? बोलो। उससे पहले इनका था, आज इनका है। कुछ भाई साहब, और सुनिए, बीजेपी का सांसद चुनाव लड़ा नहीं लड़ा? और सुनिए, एक और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के यूपी में कौन थे वकील? जफर याब जिलानी। इनकी सरकार में एडवोकेट जनरल, मुलायम सिंह की सरकार में सरकारी वकील, सरकार के समय, और वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जहां तक बात इन्होंने हिंदू विरोध की है, और दूसरी बात धर्मनिरपेक्षता की, बार बार ये प्रश्न भी आपने बहुत अच्छा किया इनसे, कि क्या आज ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? क्या मनमोहन सिंह के समय में ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था? और सोना गिरवी रखी गई थी उस समय भी 1991 के आसपास में सरकारें इन्हीं की ऊपर नीचे चल रही थी। हमारी नहीं 90 और 91 में जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसने पूरी तरह से खत्म कर दिया था खजाना। उसके बाद वो जरूर बाहर से सपोर्ट चंद्रशेखर जी को हम लोगों ने किया, पर चंद्रशेखर जी के समय में स्थिति गड़बड़ हुई। फिर मनमोहन सिंह उस समय और नरसिंहा राव जी आए, और देश का जो है आर्थिक विकास दर है आज, जो ये लंबा कह रहे हैं, जो भी बातें करे, पर सच्चाई इनको भी पता है। मनमोहन सिंह ने यदि इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पैदा किया होता तो आज जिस पर आप खा रहे हैं, अब वही बात हो गई ना, 2 मंजिल आपके पिताजी ने बना दी, तीसरे पर एक करकट डाल दिया ऊपर, और कह रहे हो कि पूरी बिल्डिंग मैंने बना दी। ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग की न्यू किसने डाली है? कांग्रेस ने डाली है। मैं तो वाजपेयी जी की भी प्रशंसा करता हूं, उनकी सरकारों में भी कुछ अच्छे काम हुए। मैं अब वैसे नहीं हूं, कृतज्ञ व्यक्ति नहीं हूं। मैं अपने हर पूर्वजों के हर समय का काल का जो काम उन्होंने किया, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से किया। आज परिस्थिति है कि आपको पीछे नहीं जाकर आगे देखना है। आप देख कहां रहे हैं? 1 घंटे के डिबेट में, लगातार डिबेट में कहां हम लोग हैं? नेहरू जी ने ऐसा किया, गांधी जी ने ऐसा किया। अरे भाई, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, 13 साल जेलों में रहे, सलाखों में रह करके। कुलभूषण की बात भी इन्होंने कर दी, व्यंग में ही किया, पर भाई साहब अच्छे व्यक्ति हैं इसलिए इनके दिल में आती है। भाई हमारा कुलभूषण तो वो है जिसके बाप दादों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ करके, और कई सालों तक जेलों की सलाखों में रहे। आपके कुलभूषण तो अंग्रेजों के साथ थे। भाई उस समय 30-35 वर्ष के इनके नेता थे ना, जब स्वतंत्र देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। वाजपेयी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनको मानते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, सावरकर जी,
इसमें से कोई एक आदमी स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम में जेल में गया हो नौजवान होकर? भगत सिंह तो कितने कम टाइम में सूली पे चढ़ गए। ये जिन्ना के मजार पर कौन गया था? आडवाणी जी। जिन्ना के मजार पर कोई गया था ना? इनके सबसे बड़े नेता थे, आडवाणी जी थे। और ये कहेंगे कि कौन किसके मजार पर गया? ये मजार की राजनीति छोड़िए, इस देश में जो ये नफरत का ये तरीका क्या है यार? इसको अब यही लोग बोलते रहेंगे हमको हर बात जिन्ना की पार्टी से गठबंधन किसका है? अच्छा, अब अभी मुस्लिम लीग के साथ किसका गठबंधन है? आज केरल में सरकार आपकी थी, केरल में इनका गठबंधन है मुस्लिम लीग के साथ। अच्छा, उसके साथ तो आपका भी था 2004 में। अटल जी के मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन था। राज्य मंत्री थे केंद्र में। जबरदस्ती बात कर रहे हैं। एमजे अकबर जी राज्य मंत्री थे केंद्र में, उसी पार्टी से। एमजे अकबर भारतीय जनता पार्टी से थे, कुछ भी बोलने लगते हैं भाई, ये कुछ भी। उसके साथ इनके गठबंधन में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में एक मिनट आप सुनिए, बहुत सारी बातें हो गई भाई, हमको जवाब ही नहीं देने देंगे। इन्होंने कहा बड़ा स्वतंत्रता का आंदोलन लड़े, नेहरू जी जेल में रहे, जलवाए जलाल से जेल में रहते थे, खाना पकाने को खानसामा भी था, किताब लिखने को राइटर भी था, अहमदनगर जेल में रहते थे। सुनिए और सुनिए बहुत आराम से। गांधी जी को तो जेल में रखने के लिए चूंकि उन्हें बकरी का दूध पीने की सुविधा मिले, इसलिए सरकार 100 रुपए महीने पे एक बकरी रखती थी ताकि उसका दूध पिया जा सके। और दूसरी तरफ वीर सावरकर जेल में कोल्हू के बैल में पेरे जाते थे। कुलदीप सेंगर को तो शराब मिल रही है जेल में, बोलने लगे सर। कुलदीप सेंगर को परेशान हो गए, इधर से उधर भाग रहे हैं। ये इतना बड़ा विमर्श है सर, आप लोगों को बीच में इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि ये अब भाई ये तरीका ठीक नहीं है भाई, ऐसा ठीक नहीं है। हम शांति से सबकी बात सुन रहे हैं। बोल राष्ट्रपिता पे आपको आपत्ति है? कुलदीप सेंगर पे नहीं है। पहले आपने ही कहा, इन्होंने बोला बड़ी आजादी का आंदोलन लड़ा, ठीक है। एक कांग्रेस का नेता बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का जो पुलिस की गोली से मारा गया अंग्रेजों के क्या बात कर रहे हैं? एक बताइए जो फांसी के फंदे पे चढ़ाओ, एक जिसे काला पानी हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का। भाई फिर मत बोलिए भाई, मैं आपकी एकदम शांति सुन रहा था। चलो अच्छा एक चीज बोलता हूँ, अब चलिए। 4 नेता का नाम लिया यार, ये क्या तरीका भी। अच्छा चलो एक बात और सुन लो, आडवाणी जी भी उपाध्याय जी होंगे, और इनके जो सबसे बड़े नेता आप साथ में इनवाइट भी कर लेते हैं ना उनको। अच्छा चलो एक सेकंड उनकी बात पूरी होने दीजिए। चलो अब हमें एक ही संडे 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, वहां से लेके 1947 तक विद एन एक्सेप्शन ऑफ 42 एक आंदोलन बताओ जो कांग्रेस भाई जेल में थे। बताओ 16 साल में कोई आंदोलन नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं है। 1931 से 47 के बीच में 6 साल जेल में, कोई जेल सब 47 तक कोई आंदोलन नहीं। ये कौन सी बात आप कर रहे हैं? आंदोलन अच्छा ही बताइए, उस समय जेल में कितने दिन तक नेहरू जी कहां से वो लिख रहे थे? अहमदनगर फोर्ट। अरे जेल में बैठ के डिस्कवरी ऑफ इंडिया समाप्त होता है, जो ने जेल में डाला, समय समाप्त होता है इस चर्चा का। नहीं तरीका ठीक नहीं, बिल्कुल बात ठीक नहीं है भाई। ये लगातार बोले मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। आज भी बिल्कुल गलत बात है, बावजूद बिल्कुल गलत बात है। आप अपनी और भी बात नहीं कर पाएंगे, वो बीट मैंने किसी को नहीं बोला, मैंने शांति से बैठ के सुना। जब आपने कहा भाटी जी कि आप सुन लीजिए, मैंने सुना और हमारे हर सेंटेंस पे आप पूछ रहे हैं। चुप बैठा हूं मैं, तो चुप बैठा। मैं ये देख रहा हूं कि समझ ये क्या तरीका है? तरफ से उठाया गया कि हमको समय नहीं मिला। नहीं ये तरीका ठीक नहीं। राजकुमार भाटी शांति से ज्यादा एग्रेसिव होकर मैंने तो बल्कि समय सारा इनको मिल गया और ये कह रहे हैं कि समय, मैं कह रहा हूं अभी टाइम देखिए, इन दोनों ने हमसे ज्यादा बोला है। गजब बेइज्जती है।